निबंध कैसे लिखें, एग्जाम में निबंध का चयन कैसे करें, बिना याद करे निबंध कैसे लिखें और निबंध में सबसे अधिक मार्क्स कैसे लाएं, निबंध के आखिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, बस और भी जितने सवाल हैं आपके मन में सभी का जवाब मिलने वाला है आपको इस सिंगल वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वंस अगेन वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज आपको इस एक वीडियो में निबंध से जुड़े हुए आपके जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी क्यूरी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वीडियो है। अगर आप इसे एक बार देख लेते हैं तो आप चाहे 9th में है, 10th में है, 11th में है, 12th में है, कभी भी आपको निबंध में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो लेट्स बिगिन टुडे क्लास। निबंध का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर निबंध का अर्थ क्या होता है। तो निबंध का अर्थ होता है विषय वस्तु को सूत्र में बांधना। सूत्र मतलब एक धागे में पिरोना। आपने माला तो देखी होगी, माला को किस तरीके से एक एक फूल डालकर माला पिरोई जाती है। इसी तरीके से वाक्यों को, पंक्तियों को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोकर कुछ अर्थनुमा अर्थ निकले, ऐसा हमें लिखना, यही हमारा क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है। आपका जो भी विषय है उसमें जो वाक्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हो और उनका अर्थ हो, इसी लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं, निबंध। बड़े बड़े लेखक निबंध लिखने में महारत हासिल की है और ये एक कला है। अब आप बोलेंगे कि हमारे अंदर तो ये कला है नहीं, हम कहाँ से लाएं? तो देखिए, आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊँगी जैसे मुझे एग्जाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते थे निबंध में, कि आप अगर एक्सपर्ट नहीं है और आपके अंदर ये कला नहीं है तो भी आप कुछ पॉइंट्स को प्रैक्टिस करके आप भी एक बेहतरीन निबंध लिख सकते हैं और अपनी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स निबंध में ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निबंध लिखना प्रारंभ कैसे करें। जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो निबंध आपको लिखना शुरू कैसे करना है। तो देखिए, यहाँ पे 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको निबंध लिखने समय। चुने हुए विषय को भली भांति समझें। आपको कुछ टॉपिक दिए होते हैं निबंध में, आपने हमेशा एग्जाम में देखा होगा कि आपको 1, 2, 3 मिनिमम 3 या 4 टॉपिक दिए जाते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना होता है। जब आप एक का चयन कर लेते हैं तो चुनने के बाद उस टॉपिक को दोबारा से थोड़ा सा उसको समझें। जो आपने टॉपिक चुना है ना, कई बार क्या होता है, टॉपिक हमें जैसा दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। आपने बस देख लिया कि महंगाई, ठीक है, लेकिन उसमें टाइटल को पूरा पढ़िए कि उसमें डिमांड क्या है। तो अच्छे से पहले उसको समझिए। टॉपिक को अगर आप सही समझ लेंगे तो आधा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर आपने टॉपिक को थोड़ा सा गलत समझा तो उसके अंदर के सारे पॉइंट्स गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा चीज़ है रूपरेखा बनाएं। स्ट्रक्चर, आपका शरीर क्या है, पहले स्केलेटन बना हुआ है, उसके ऊपर फिर हड्डी मांस का ढांचा है ना। इसी तरीके से घर बनाने से पहले आर्किटेक्चर क्या करता है, डिज़ाइन करता है, ज़मीन पर एक लेआउट डिज़ाइन करता है कि भाई इधर बेडरूम बनाना है, इधर बाथरूम, इधर किचन। इसी तरीके से ऐसे नहीं कि बस निबंध देखा, टॉपिक देखा, खुशी में टूट पड़े और सीधा लिखने लग गए, तो उसके बाद कुछ लाइन लिखेंगे अटक जाएंगे। तो पहले रूपरेखा तैयार करनी है। रूपरेखा का मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करना है कि उसके अंदर आप क्या क्या डालने वाले हैं, सब पॉइंट्स क्या क्या डालने वाले, हेडिंग्स क्या डालने वाले हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपको एक स्केलेटन तैयार कर लेना है अपने दिमाग में, कॉपी में नहीं, अपने दिमाग में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और ये सब आपको 2-3 मिनट के अंदर करना है। संबंधित बिंदुओं को लिखें। इसके बाद जैसे मैथ्स में आप रफ पेज बनाते हैं या साइड में रफ वर्क करते हैं, वैसे ही हिंदी में भी या किसी भी सब्जेक्ट में आप साइड में एक रफ वर्क बना लीजिए और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स को लिख लीजिए जो उससे जुड़े हुए आपको याद आ रहे हो, जो आपने लेटेस्ट पढ़े हो या कहीं पे पढ़े हो, उससे जुड़े हुए कोई भी सब पॉइंट्स, उसका इंपॉर्टेंस, उसे छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख लीजिए। जैसे अर्थव्यवस्था, चुनौती, कुछ भी इंपॉर्टेंट एक एक वर्ड में जो आपको याद आ रहा है वो शॉर्ट में लिख लीजिए। इतना करने के बाद तब आप निबंध लिखने के लिए जाएंगे। आगे देख लेते हैं कि आपको और क्या करना है। परीक्षा में अब बात यह आती है कि निबंध का चयन कैसे करें। आप बोलेंगे कि निबंध मैंने चुन लिया, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन निबंध में चुनूँ कैसे? कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न रहती है। देखिए, जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे आपको नज़र आ रहा है, ये खड़ा हुआ है, इसके सामने 3 डोर है, कौन से दरवाजे में घुसे। इसी तरीके से आपके सामने 3 निबंध होंगे, आपको किसका चुनाव करना है उसके लिए भी कुछ पॉइंट हैं। उनको अगर आप दिमाग में सही रखेंगे, ध्यान से सोचेंगे तो आप सही विकल्प का चयन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले है अधिक संकेत बिंदु दिए गए हों। देखिए, 2 तरीके से एग्जाम में निबंध आते हैं। एक वो होता है जिसमें आपको संकेत बिंदु दिए होते हैं, दूसरा जिसमें संकेत बिंदु नहीं दिए होते। अब ये संकेत बिंदु क्या होते हैं, जैसे कि आपको निबंध लिखने को आया कि
महंगाई की समस्या। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको क्वेश्चन में ही दिए होंगे कि महंगाई क्या है, महंगाई के लाभ, महंगाई की हानियाँ, क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, इस तरीके से ना कुछ सब पॉइंट्स दिए होते हैं। अगर वो क्वेश्चन में ही दिए होते हैं तो उसे हम बोलते हैं संकेत बिंदु। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ टाइटल दे दिया कि इस विषय पे आप निबंध लिखिए और संकेत बिंदु नहीं दिया। तो आप ऐसे चयन कीजिए, उस टॉपिक का चयन कीजिए जिसमें संकेत बिंदु दिए हों और अधिक संकेत बिंदु दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें आपको दिमाग कम लगाना है, सब टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और विषय के अंदर अगर आपको पॉइंट्स मिल जाएं तो उसमें लिखना आसान हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, उस विषय पर आपकी समझ हो, ऐसा ना हो कि उसके बारे में 4-5 शब्द दिए हुए हैं, अब उस पर तो आपका पूरा निबंध खड़ा नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए जो भी टॉपिक चूज करें उसके ऊपर आपकी पकड़ हो। पकड़ का मतलब आपको पकड़ना नहीं है, फिजिकली पकड़ना नहीं है, आपको क्या करना है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए, आपने पढ़ा हो, किसी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कहीं पे भी पढ़ा हो, पर आपके पास उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी उस पर जाएं। ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक में लिख गया हाँ कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन आपको कुछ आता ही नहीं है लिखने बैठे तो वो चीज़ का चुनाव ना करें। उसके बाद सहजता से लिखा जा सके, ऐसे टॉपिक को चुनें जिसको आपको बिल्कुल संस्कृत में बेटा नहीं लिखना है, लिखना हिंदी में ही है, लेकिन सहजता से सरल भाषा में जिसको लिखा जा सके। अब आपने चुन लिया ओलंपिक, कॉमनवेल्थ का प्रभाव, विश्व में कॉमनवेल्थ, अब उसके बारे में आपको ABC नहीं पता क्या चल रहा है, उसे सही से लिख नहीं सकते, तो ऐसे जो विषय है उसका चयन ना करें। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इजीली एक परफेक्ट टॉपिक को चूज कर लेंगे और अब आप निबंध लिखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आगे आपको क्या करना है, निबंध के संकेत बिंदु। अब आपको निबंध लिखना कैसे है गाइस, निबंध आपने चुन लिया है, अब निबंध लिखना कैसे है। तो देखिए 2 तरीके के निबंध है, मैंने बोला संकेत बिंदु और बिना संकेत बिंदु। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संकेत बिंदु, और अगर आपको संकेत बिंदु दिए हैं तो आप उन्हीं को सब पॉइंट्स बना लेंगे, और अगर नहीं दिए हुए हैं एग्जाम में तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। किसी भी निबंध में सबसे पहले आपको उसका भूमिका लिखनी होती है या प्रस्तावना। भूमिका या प्रस्तावना होता है इंट्रोडक्शन या फिर परिचय। जो भी टॉपिक है उसका आपको कम से कम 3 से 5 लाइन में उसकी प्रस्तावना या भूमिका प्रकट करनी होती है। भूमिका लिख लीजिए या प्रस्तावना, जो वर्ड आपको सहज लगता है, सरल लगता है, उस वर्ड को लिखिए। ठीक है, कि जैसे कि है मैं फॉर एग्जांपल यही दे देती हूँ, दीपावली। अगर आप दीपावली पे लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप बचपन में याद है ना आपको, भूमिका डाल के आप लिखते हैं कि दीपावली का अर्थ क्या है, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, उसके बारे में आप 4-5 लाइन लिख देंगे, वो उसकी भूमिका या प्रस्तावना हो जाएगी। दूसरा पॉइंट होता है जिसे आप एडअप कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, बिना हेडिंग के अगर आप निबंध लिखते हैं ना, वो बचपन में लिखे जाते थे। अगर आप 6 to 8 हैं तो बिना हेडिंग के लिखेंगे वो चलेगा, लेकिन अगर आप क्लास 9 to 12 में हैं तो बेटा बिना हेडिंग वाला निबंध जो है ना वो बच्चों का माना जाता है, उसमें बहुत कम मार्क मिलेंगे, आपको सही मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो हमेशा टॉपिक बनाना है और टॉपिक के अंदर लिखना है। तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा आपको लिखना है महत्व या प्रभाव। जो आपका टॉपिक है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उससे जुड़ा हुआ कंटेंट आप कम से कम 5 से 6 लाइन लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, आप 5 से ज़्यादा 6-7 भी बना सकते हैं, पर मिनिमम 5 पॉइंट तो होने ही चाहिए। इसके बाद जो भी आप टॉपिक के बारे में लिख रहे हो उसके लाभ क्या हैं, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद उसकी हानियाँ क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके बारे में इस तरीके से आप 5-5, 6-6, 10-10 लाइन लिखेंगे। लास्ट में जब भी आप निबंध एंड कर रहे हो तो निबंध को एंड करते समय आपको उपसंहार या निष्कर्ष लिखना होता है। इसमें से भी आपको जो शब्द अच्छा लगे आप वो चुन सकते हैं। अगर आप बिना निष्कर्ष के निबंध लिखते हैं तो आपको हमेशा 2 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि लास्ट का जो कंक्लूजन होता है ना उसका भी मार्क होता है। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष का मतलब होता है जो भी आपने पूरे निबंध में लिखा है उसको समराइज करना, ठीक है, और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को जोड़ते हुए आपको निष्कर्ष लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें हमेशा सब कुछ पॉजिटिव लिख दिया, या कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें सब कुछ नेगेटिव लिख दिया, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। जैसे कि अगर आपको निबंध आ गया एग्जाम्पल विज्ञान पे, तो देखिए जो साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, उसके बहुत सारे लाभ भी हैं और बहुत सारी हानियाँ भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आप विज्ञान के सिर्फ फ़ायदे लिख देंगे या सिर्फ हानियाँ लिख देंगे, आपको दोनों को
बराबरी से लिखना है और निष्कर्ष भी ज़रूर देना है। ठीक है, ये तो हो गया एक कॉमन निबंध की बात। अब बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पे आपके लिए एक उदाहरण दिया है, कोरोना विश्व का, देखिए कोरोना विश्व महामारी का भारत पर प्रभाव। एक मैंने आपको निबंध के लिए टॉपिक दिया है, दिस इज़ अ हॉट टॉपिक। हॉट टॉपिक में से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है 1 साल से ज़्यादा हो गया, पूरा जो विश्व है वो कोरोना महामारी से गुजर रहा है। तो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ निबंध, चाहे आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, 11th में, 12th में हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, निबंध, लेटर, आपको कुछ ना कुछ इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ज़रूर मिलेगा। और अब तक जितने भी टेस्ट आपने दिए होंगे उसमें भी आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने वो जो बात पहले की थी इंट्रोडक्शन में कि आपको टाइटल को बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पे आप बच्चे ने पढ़ा कोरोना और वो कोरोना पे लिखने लग गया कि भैया कोरोना ये होता है, वो होता है, मास्क पहनो, सैनिटाइज़र लो, ये वो, उसने आगे टॉपिक को पढ़ा ही नहीं और यहीं पे आपने चूक कर दी और आपके मार्क्स चले गए। आपको टॉपिक को भली भांति पढ़ना है, 2 बार कम से कम 3 बार पढ़ना है। कोरोना विश्व महामारी का भारत पर प्रभाव, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन को जब 2 बार पढ़ेंगे तो आप समझ गए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, हर क्वेश्चन में जो आपके सब पॉइंट्स हैं वो बदल सकते हैं और ज़्यादा और कम हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में आप ये लिखेंगे कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो कोरोना है एक संक्रामक रोग है। ठीक है, ये इस तरीके से फैलना शुरू हुआ और ये एक विश्व महामारी बनके 2019 में उभरा, जिसके कारण लाखों लोगों की जानें गई। इस तरीके से आप इसका परिचय देंगे। यहाँ पे आपने WHO का नाम इस्तेमाल कर लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपकी नॉलेज अच्छी है, आप संगठनों के बारे में भी जानते हैं, तो आपका ये बूस्ट करेगा मार्क। ठीक है, दूसरा, जब आपने इसका 3 से 4 लाइन में परिचय दे दिया तो आप लिखेंगे, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है भारत पर, इंडिया पे इम्पैक्ट पूछ रहा है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, यानी इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका। तो आप लिखेंगे कि जो भारत अर्थव्यवस्था है, इसने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव किया है, क्योंकि आपको पता है कि इसके कारण बहुत सारे व्यापार बंद हो गए, बहुत सारा आयात और निर्यात बंद कर दिया गया। ठीक है, आयात निर्यात तो आप लोग समझते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो हम विदेशों को वस्तुएं भेजते हैं और मंगाते हैं कोरोना के काल में, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो काफ़ी, उसकी जो वृद्धि दर है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसका बहुत नकारात्मक प्रभाव भारत पे पड़ा है। और उसके कुछ, इस चीज़ को समझाते हुए कुछ पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट आप बना सकते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। यहाँ पे आप पॉजिटिव पॉइंट, मैंने बोला ना हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेके चलिए, तो यहाँ पे आप सकारात्मक पहलू रखेंगे कि इससे सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की ओर हम चल पड़े हैं। इसमें आप मेंशन कर सकते हो कि जो वैक्सीन बनाई गई है, ठीक है, जो दवा बनाई गई है वो इंडिया में बनाई गई और विश्व पटल पर भारत ने अपनी छवि अच्छी करी है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को सकारात्मक रूप से लिख सकते हो। इसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव, कोरोना विश्व महामारी के समय भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव क्या हुए हैं। तो सामाजिक बदलाव में आप देखोगे कि लोगों का जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें परिवर्तन आया है। कैसे परिवर्तन आया है, लोग महत्व समझने लगे हैं बीमारियों का, साफ सफाई का महत्व समझने लगे हैं, मास्क पहनना लोगों के बिहेवियर में आ गया है, हैंड वॉश करना, हाथ धोना लोगों के बिहेवियर में आ गया है। ठीक है, लोग एक दूसरे की ज़रूरतों को समझने लगे हैं, एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक बदलाव क्या है, सांस्कृतिक बदलाव में आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे त्यौहार हैं उसे हम कोरोना के काल में कैसे, त्योहारों को मनाने का तरीका बदल गया है। पहले लोग मिठाइयाँ दे रहे थे, अब मास्क और सैनिटाइज़र दे रहे हैं। सांस्कृतिक बदलाव में और क्या, जैसे कि हम किसी भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, मंदिर मस्जिद, ठीक है, तो वहाँ पे भी जाने के लिए अब देखिए क्या हो गया है, बुकिंग होने लगी है। चाहे वैष्णो देवी की बात कर लीजिए, पहले जो लंबी लंबी लाइनें लगती थी, अब क्या हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग हो जा रही है, ऑनलाइन दर्शन हो जा रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं, सामाजिक बदलाव आ रहे हैं। तो इन बदलाव के बारे में भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये भारत की में पूछ रहा है तो सब कुछ इंडिया के बारे में लिखना है। इसके बाद चुनौती, कि हमारे समक्ष भाई चुनौती क्या है। तो चुनौती क्या है
कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, आपने यहीं पे बता दिया कि अर्थव्यवस्था की गति काफ़ी धीमी हो गई है और हमारा जो लक्ष्य था वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना था, लेकिन जो ये 1 साल के अंदर, जितना हम 4 साल में आगे बढ़े थे, 1 साल में हम उतना पीछे हो गए हैं। तो आगे किस तरीके से हमें सब कुछ नॉर्मल करना है, शिक्षा पद्धति को नॉर्मल करना है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को सामान्य स्तर पर लाना है, तो ये सब चुनौतियां हैं, इसको हम कैसे टैकल करेंगे ये लिखेंगे। और लास्ट में आप लिखेंगे उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष या कंक्लूजन। तो इसमें बोलेंगे कि कोरोना एक विश्व महामारी है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव भी भारत पे पड़ा है। भारत ने अपनी वैक्सीन बनाने में सक्षम हुआ है, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति प्रारंभ की गई है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट हैं, पर हम सही राह पर चलते हुए इसका सही निष्कर्ष निकालेंगे और सही कार्य करेंगे। तो इस तरीके से आप कंक्लूड करेंगे तो आप सारे पॉइंट्स को इलेबरेट कर पाएंगे। और यहाँ मैंने 6 लिखा है, आपके मन में कोई और पॉइंट आए तो आप उसे भी एडअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक लाइव एग्जाम्पल है जिस पर आप निबंध लिखेंगे। और निबंध कभी भी ये मत करिए कि आपको 10, 20, 30 टॉपिक हैं और आप रट के चले जाओ, क्योंकि रटा नहीं जा सकता। निबंध किसी भी टॉपिक पे आ जाएगा, तो आपको ये करना है कि कैसे लिखा जाता है, ये तैयार करना है और फिर जाके लिखना है। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। माई टिप्स टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। मेरी टिप्स वो हैं जिससे आप मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकें। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो जब मैं स्कूल में हुआ करती थी तो मुझे निबंध में मैक्सिमम मार्क मिलते थे अपनी क्लास में, और मैं अपनी क्लास में 2nd आया करती थी या 3rd आया करती थी। ठीक है, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट आता था या आती थी फर्स्ट पोजीशन पे, वो भी कभी मुझे हिंदी निबंध राइटिंग में बीट नहीं कर पाई या हिंदी सब्जेक्ट में बीट नहीं कर पाई। वाई? क्योंकि मेरी कुछ एक तो निबंध क्या, मेरी हिंदी में काफ़ी रुचि थी, और हिंदी में लिखने की, वो कहते हैं ना, जो लिखने की जो कला होती है वो कुछ लोगों के अंदर जन्मजात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको डेवलप नहीं किया जा सकता। आप लोग भी डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा निबंध में मैक्सिमम मार्क मिलते थे, 10 आउट ऑफ 9, 9.5। ठीक है, मैक्सिमम मार्क मिला करते थे निबंध में। तो वो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले संबंधित कविता की पंक्तियों का प्रयोग करें। जब आप निबंध लिख रहे हैं तो दूसरे बच्चे से आप सब टॉपिक तो लिखेंगे, वो दूसरा बच्चा भी सब टॉपिक्स लिखेगा, पॉइंट्स बना के लिखेगा। आपका निबंध क्लास में बाकी बच्चों से अलग कैसे होगा? जिस भी विषय पे लिख रहे हैं उससे जुड़ी हुई कोई भी कविता की आपको 3-4 लाइन याद है, तो कोई, जब आपने 5-6 लाइन लिख ली तो उसके बाद 4-5 लाइन आप लिख दीजिए कविता की पंक्ति की। ठीक है, अब आप बोलेंगे हमारे पास इतनी सारी कविताएं कैसे होंगी? तो देखिए, मैं क्या करती थी, मैं जिस भी विषय पे लिखती थी मैं ऑन द स्पॉट उस पर छोटी सी कविता बना लेती थी, 4-5 लाइन की तुकबंदी करके, और लिख देती थी, क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल अच्छी थी। अगर आपको, जैसे आप ऑन द स्पॉट बना सकते हैं, बहुत आसान होता है हिंदी तुकबंदी, तो आप भी लिख सकते हैं। और अगर आप ऑन द स्पॉट नहीं बना सकते तो आप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। कैसे? आप कुछ पंक्तियां याद कर लीजिए। जैसे कि अगर आप महिलाओं पे लिख रहे हैं, शिक्षा पे लिख रहे हैं, तो झांसी की रानी की पंक्ति याद कर लीजिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा मानवता पे, विश्व महामारी पे, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग विषय पे 4-4 लाइन की पंक्तियां आप पहले से याद करके रखिए, और जो उससे मिलता जुलता, एग्जैक्टली नहीं, जो मिलता जुलता उससे जुड़ी हुई आप कुछ लाइन लिख दीजिए, और उससे मिलता जुलता आप पंक्ति को मेंशन कर दीजिए, और ऐसी 3-4 पंक्तियां अपने निबंध में यूज़ करिए। आपका निबंध है वो दूसरे बच्चे से बेहतर होगा और टीचर को नज़र आएगा। और उसे हमेशा इस तरीके से इन्वर्टेड कोमास में लिखिए, ठीक है, जिससे नज़र आए, क्योंकि आपको दिखाना है। उसके बाद मुहावरे का प्रयोग, जहाँ पे संभव है, अगर आपको पंक्तियाँ नहीं आती तो आप मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे सबको याद होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं तो 5-10 मुहावरे तो ऐसे होते हैं हर बच्चे को याद होते हैं। तो उन मुहावरों को रिवाइज़ करके जाइए और उन्हें जहाँ पे भी संभव है वहाँ पे प्लेस करिए, और वही बात कि उन्हें इन्वर्टिस कोमा के अंदर या अंडरलाइन करके लिखिए, जिससे एग्जामिनर की नज़र पड़े। उसके बाद प्रसिद्ध लोकोक्तियों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियाँ कुछ याद कर लीजिए। मैं भी लिखा करती थी, आप भी लिख सकते हैं अपने निबंध को बेस्ट बनाने के लिए अपनी क्लास में। महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रयोग, देखिए इनके ना कुछ कोट्स होते हैं, इनके कोट्स आप लिख लीजिए। 8 या 10 कोट महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद के लिख के, और डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, इनके कोट्स लिख के कॉपी में और उन्हें याद कर लीजिए। जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं ना, तो आपको निबंध रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉपिक तो कुछ भी आ सकता है। आपको कुछ पंक्तियाँ, कुछ मुहावरे और हिंदी सरल भाषा में ही आपको लिखना है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी भी नहीं लिखनी है, लेकिन ऐसे जैसे आम बोलचाल की ऐसे भी नहीं लिखना, थोड़ा सरल भाषा में लिखना है, और इन सब चीज़ों को पढ़ के जाना है, आपका निबंध बेस्ट होगा। यही मैं किया करती थी।
ठीक है। तो इनके आपको विचार, जैसे कि आतंकवाद की समस्या है, अगर निबंध आ गया आतंकवाद, तो वहाँ पे महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि आँख के बदले आँख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। तो इस तरीके का कोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं अपने निबंध को बहुत ही बेहतरीन और सुंदर बनाने के लिए, और उसे हमेशा इन्वर्टेड कोमास में लिखिए। एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा हुआ हो। जब आप निबंध लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आपको माला पिरोनी है, तो आपने जो वाक्य लिखा वो खत्म हुआ, उससे मिलता जुलता ही अगला वाक्य। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे आप बिल्कुल अलग बात बता रहे हैं और दूसरे पैरा में बिल्कुल ही अलग बात बता रहे हैं। उनका आपस में कुछ संबंध होना चाहिए, ऐसा लगे कि हाँ, पढ़ने वाले को लगे कि हाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में, कुछ इंटर रिलेटेड है। इस तरीके से लिखिए अपने निबंध को। एक कला है, आप जो लिखेंगे वो अगला पढ़ेगा, ये सोच कर लिखिए। तो ये मेरी टिप्स हैं जिससे आप भी मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें निबंध की। अगला है कि निबंध की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये बच्चों का बहुत क्वेरी रहती है और बच्चे बोलते हैं कि मैम मैंने 2 पेज भर दिए, मेरे को मार्क्स नहीं मिले, तो कितना मैं निबंध लिखूं कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। तो देखिए, मिनिमम आपको 300 to 350 वर्ड्स में लिखना चाहिए, क्योंकि आपका निबंध जो आता है 10 मार्क का आता है, ठीक है, 10 मार्क का, 9 मार्क का, इस तरीके से आपका आता है। तो आपको देखिए, वर्ड्स तो काउंट करेंगे नहीं, तो आपको कैसे लिखना है पेज में। ये कॉपी आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ पे कॉपी नहीं, एग्जाम में आपको आंसर शीट मिलती है, तो उसका ये हो गया 1 पेज, ये हो गया 2 पेज, ठीक है। इसी तरीके से जब आप पेज को पलटेंगे तो 3 और 4, यानी कि इस तरीके से 1 2 3 4, यानी साबुत साबुत 2 पेज, और ऐसे ऐसे करने पे 4 पेज आपके लिखे होने चाहिए। मिनिमम कितने, 4 पेज आपको लिखने हैं। तो आप बोलेंगे क्या ये ज़्यादा है? देखिए, ये ज़्यादा नहीं है। जब आप सब पॉइंट्स बना के लिखते हैं ना, जब ऐसे लिखेंगे कि ये परिचय हो गया, फिर इसके सब पॉइंट के अंदर 5-5 10-10 लाइन भी लिखेंगे, तो आपके 5-6 पॉइंट में ये ईजिली भर जाता है। यहाँ पे आपने परिचय लिखा, उसके लाभ हानि लिखे, इस तरीके से आप लास्ट में वहाँ पे जाएंगे, उपसंहार, आपका पूरा 4 पेज कंप्लीट हो जाता है अगर 6 आप सब टॉपिक बना लेते हैं, ठीक है। और एक आपके लिए टिप है कि कभी भी निबंध को स्टार्टिंग में ना लिखें। जब आप पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप स्टार्ट में निबंध लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है आप 5 पेज भी लिख दें, लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि आप अपने 15 से 20 मिनट खपा देंगे और उसकी वजह से आपका पेपर छूट सकता है। इसलिए पहले आप पेपर को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका लास्ट में निबंध को, पहले आप टॉपिक को चूज़ कर लिए और आपके दिमाग में आइडियाज़ आते रहेंगे, है ना। आपने एक बार निबंध का टॉपिक पढ़ लिया, आपको आपके दिमाग में जो भी आइडिया है उसे रफ वर्क में एक एक शब्द में लिखते रहिए, पूरा पेपर कर लीजिए, और जो लास्ट का टाइम बचता है उसमें आप अपने निबंध को कंक्लूड करिए, अच्छे से लिखिए। और वहाँ पे अगर आपको टाइम बचता है तो आप इससे ज़्यादा भी शब्दों में अपने निबंध को लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। और आपको जो बातें मैंने बताई वो प्रैक्टिस करके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत ही अच्छा निबंध लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए टिप थी, क्योंकि शुरू में अगर आप लिख देंगे तो निबंध में तो मैक्सिमम मार्क्स अटेंड कर लेंगे, पर बाकी पेपर छूट जाएगा, तो वो चीज़ गलत होगी, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्ज़ाम। देखिए, निबंध के लिए अगर आपको कोई 50 टॉपिक भी बता दे तो वो कम है, ठीक है, क्योंकि निबंध जो है वो अनंत है, किसी भी विषय पे दिया जा सकता है। लेकिन अभी के टाइम में देखते हुए मैं आपको कुछ टॉपिक बता सकती हूँ, इसके इर्द गिर्द आपको एक ना एक निबंध एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा या मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कोरोना एक विश्व महामारी, जो मैंने अभी आपको बताया, ये पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसको भी कई तरीके से पूछा जाता है, कोरोना एक विश्व महामारी। तो अगर इस तरीके से टॉपिक आता है तो इसमें आप अलग चीज़ लिखेंगे, इसमें भारत पे लिखेंगे, अमेरिका पे क्या प्रभाव, चीन पे क्या प्रभाव, इसमें अलग अलग दुनिया भर के देशों के बारे में लिखेंगे। लेकिन जो मैंने पूछा था कि अभी उदाहरण दिया था भारत पर प्रभाव, तो वहाँ पे आप सिर्फ भारत के बारे में लिखेंगे। सिर्फ कोरोना बोल दिया, अगर बोल दिया कि सिर्फ कोरोना क्या है, तो वहाँ पे आप लिखेंगे कोरोना ये है, कोरोना में मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके लिए वैक्सीन, ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो कोरोना पे भी इतनी तरीके से निबंध पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कहा है टाइटल को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से। दूसरा है ऑनलाइन शिक्षा के लाभ हानि। ये टॉपिक भी पूछा जा सकता है आपसे, लेटर राइटिंग में या निबंध में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब से आपका कोरोना लगा है, आपकी पढ़ाई ऑनलाइन ही हुई है। तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उन दोनों को लिखने को आ सकता है।
साक्षरता का महत्व यानी पढ़ाई का, शिक्षा का क्या महत्व है। और इस टॉपिक को भी इस तरीके से पूछा जा सकता है कि महिलाओं के लिए शिक्षा, ठीक है, नारी शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा का महत्व। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, जब से स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी से जोड़ के देखा गया है, ठीक है, गांधी जी के जयंती पे स्टार्ट किया गया था, तो इसलिए स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत जो ये अभियान है इस पर निबंध आता है। आतंकवाद की समस्या, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमेशा पूछा जाता है। समय का सदुपयोग यानी टाइम का यूटिलाइजेशन। भ्रष्टाचार, ये भी बहुत ही कॉमन टॉपिक है। महंगाई की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और प्रदूषण की समस्या। देखिए प्रदूषण का समस्या, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको क्लास 6 टू क्लास 10th तक हमेशा मिलता है ऑप्शनल में, ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाता है। या फिर इस तरीके से मिल जाता है कि बढ़ता प्रदूषण या पर्यावरण से रिलेटेड होगा तो वो भी प्रदूषण से ही जुड़ा हुआ होगा। इसके अलावा एक टॉपिक मैंने लिखा नहीं है, पर आपका 11 टॉपिक ये मैं बता दूं, त्योहारों पे आ जाता है कि आपका मनपसंद त्यौहार, या फिर बोल दिया कि दीपावली, या फिर इस तरीके से रोटेट कर दिया कि कोरोना काल में दीपावली, कोरोना में त्यौहार, या कोरोना में दीपावली, या कोरोना में होली, ठीक है, कैसे मनाई गई। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके हॉट टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं। ये पूरा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन था हिंदी निबंध पे। आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आप थोड़ी सी पंक्तियाँ, थोड़े से मुहावरे, थोड़ी सी लोकोक्तियाँ याद कर लेते हैं और इन टॉपिक्स को एक एक बार रीड मार लेते हैं, तो आप किसी भी क्लास में हैं, आप एक बेहतरीन अच्छा निबंध लिख पाते हैं। अगर आपका इस वीडियो से 1% भी बेनिफिट हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियोस हम ला सकें। साथ ही लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मैं आपको एक निबंध का टॉपिक दे रही हूँ जिस पे आपको निबंध लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। तो आपका निबंध ये है कि कोरोना का पूरे विश्व पर प्रभाव, ठीक है, आपका टॉपिक है कोरोना का विश्व पर प्रभाव, पूरे विश्व पर, ठीक है, मैंने भारत पर कराया है, आपको लिखना है कोरोना का विश्व पर प्रभाव। तो ये निबंध आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसी तरीके का टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो बाय बाय।